बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक खूबसूरत नगर में एक राजा का शासन था जो अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए मशहूर था। उसके राज्य में सुख शांति का आलम था। जंगल में शेर और हिरन एक ही तालाब से पानी पीते थे और प्रजा खुशी से झूमती थी। राजा का एकमात्र पुत्र था युवराज, जो न केवल बुद्धिमान और कुशल था बल्कि हर कला में निपुण भी था। लेकिन लाड प्यार ने उसे थोड़ा जिद्दी बना दिया था। जो ठान लेता उसे पाकर ही चैन लेता। एक दिन युवराज शिकार के लिए निकला। उसके सैनिक और साथी पीछे रह गए और वो घोड़े पर सवार होकर जंगल के एक अनजान रास्ते पर निकल गया। प्यास से उसका गला सूख रहा था। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कि वो धोबियों के एक छोटे से मोहल्ले में पहुंच गया था। चारों तरफ कपड़े धुल रहे थे और कुछ रस्सियों पर सुखाई जा रहे थे। तभी उसकी नजर एक मकान की छत पर पड़ी जहां एक युवती अपने लंबे काले बाल सुखा रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि मानो चांदनी रात में तारे झिलमिला रहे हो। उसके चेहरे की चमक ने युवराज को मंत्रमुग्ध कर दिया। युवती ने भी उसे देखा और शर्माकर दुपट्टे से मुंह ढकते हुए नीचे चली गई। युवराज जैसे नींद से जागा, तभी उसके सैनिक वहां पहुंचे और उसे मजबूरी में महल लौटना पड़ा। लेकिन उस युवती का चेहरा उसकी आंखों से नहीं हट रहा था। उसने अपने विश्वास पात्र सेवकों को भेजकर पता लगवाया कि खबर आई कि वो एक धोबी की बेटी थी जिसका नाम राधिका था। ये सुनकर युवराज जिद पर अड़ गया। उसने ऐलान कर दिया कि वो राधिका से ही शादी करेगा, वरना अपनी जान दे देगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा को जब ये बात पता चली तो वो चिंता में डूब गए। वे युवराज की जिद से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने गांव के बुजुर्ग और बुद्धिमान मुखिया को बुलाया। मुखिया ने सुझाव दिया, महाराज, इस वक्त युवराज को रोकना ठीक नहीं। जवानी का जोश है। इन्हें धोबी की बेटी के साथ कुछ दिन बिताएं, फिर अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बाद में आप किसी राजकुमारी से उनकी शादी करवा देना। वैसे भी राजा की कई रानियां होती हैं, ये भी एक कोने में रह जाएगी। राजा को ये बात जच गई। उन्होंने युवराज को बुलाकर कहा, बेटा, हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हैं। तुम राधिका से शादी कर सकते हो। फिर राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वे डरते कांपते महल पहुंचे, ये सोचकर कि न जाने क्या गलती हो गई। युवराज ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी राधिका से विवाह करना चाहते हैं। जल्दी से तैयारियां शुरू करो। युवराज को लगा था कि धोबी और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धोबी ने गंभीर स्वर में कहा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन हमें अपनी बेटी से पूछना होगा। ये सुनकर युवराज का पारा चढ़ गया। एक साधारण धोबी की इतनी हिम्मत कि वो राजकुमार के सामने शर्त रखे। लेकिन प्यार में डूबे युवराज ने गुस्सा पी लिया और बोले, हमें इनकार बर्दाश्त नहीं। अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। धोबी और उसकी पत्नी डरते कांपते घर लौटे। उन्होंने राधिका को सारी बात बताई और कहा, बेटी, अगर तुमने मना किया तो हमारी जान चली जाएगी। राधिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। युवराज खुद आकर सुन ले, अगर वे मान जाएं तो बारात ले आए। अगले दिन धोबी ने ये संदेश महल पहुंचाया। युवराज को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उत्सुकता भी जगी कि ये धोबी की बेटी क्या शर्तें रखेगी। वो धोबी के साथ उसके घर पहुंच गया। 2 कमरों का छोटा सा मकान था। नीचे धोबी और उसकी पत्नी रहते थे और ऊपर राधिका। राधिका पर्दे के पीछे बैठी थी। उसने कहा, मेरी 4 शर्तें हैं। अगर आप इन्हें मान ले तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त, मैं आपके महल में रात नहीं बिताऊंगी। सुबह आऊंगी और शाम को अपने घर लौट जाऊंगी। युवराज को ये शर्त अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा शादी के बाद ये सब छोड़ देगी। उसने कहा, मंजूर है। दूसरी शर्त बताओ। दूसरी शर्त, आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। युवराज को हंसी आ गई, ये कैसी शादी? लेकिन उसने मन में सोचा, बाद में देख लेंगे। बोला, ये भी मंजूर। तीसरी शर्त, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। युवराज ने सोचा, दिन भर महल में रहेगी तो खाएगी पिएगी कैसे नहीं। उसने कहा, यह भी ठीक है। चौथी शर्त, अगर आपने मुझे उंगली से भी छुआ तो हमारा रिश्ता खत्म, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। युवराज को लगा कि ये लड़की तो बहुत अजीब है, लेकिन शादी के बाद सारी शर्तें धरी रह जाएंगी। उसने कहा, सारी शर्तें मंजूर, बारात की तैयारी करो। राधिका नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी और उसका परिवार मुसीबत में पड़े। युवराज ने कुछ दोस्तों के साथ बारात सजाई और राधिका को दुल्हन बनाकर महल ले आए।
राधिका ने साड़ी पहनी थी और घूंघट इतना बड़ा था कि उसका चेहरा पूरी तरह छुप गया था। राजा रानी इस शादी में शामिल नहीं हुए, बस युवराज की एक वफादार दासी वहां मौजूद थी। शाम हुई तो दासी ने बताया कि गाड़ी तैयार है। राधिका बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठकर अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह वो उसी साड़ी में उसी तरह घूंघट निकाल कर आई और एक कुर्सी पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ गई। न कुछ खाया, न पिया, न हिली। शाम को फिर चली गई। 6 महीने बीत गए, लेकिन राधिका के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। युवराज की हालत खराब हो रही थी। जिस चेहरे के लिए उसने नींद और चैन छोड़ा था, उसकी एक झलक तक नसीब नहीं हुई। दरबार में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। राजा रानी भी परेशान हो गए। एक दिन युवराज ने धोबी को बुलाया और गुस्से में कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? वो हमारी रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। रोज रात को चले जाना ठीक नहीं, लोग बातें करते हैं। धोबी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सच तो ये है कि राधिका हमारी बेटी नहीं है। एक दिन वो हमारे घर आई और बोली कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, हमें उसे अपनी बेटी बना लेना चाहिए। हमारी कोई संतान नहीं थी, सो हमने उसे रख लिया। वो ऊपर की मंजिल पर रहती है, हमें नहीं पता कि वो क्या करती है, कहाँ खाती पाती है। हमने उसकी कसम खा रखी थी, इसलिए कुछ नहीं बताया। वो हमारी बेटी नहीं है, हमारा उस पर कोई जोर नहीं है। ये सुनकर युवराज सोच में पड़ गया। उसका मन दुनिया से उचट चुका था। एक दिन वो बिना किसी को बताए महल छोड़कर निकल पड़ा। सिर्फ अपनी दासी को बताया, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ और कब लौटूंगा। अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं यात्रा पर गया हूँ। युवराज माल्या पर्वत की ओर निकल पड़ा। महीनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढके पहाड़ पर उसे एक गुफा में रोशनी दिखी। वो डरते डरते अंदर गया तो देखा कि एक बूढ़ा साधु पूजा में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, दाढ़ी और बाल इतने लंबे थे कि जमीन छू रहे थे। उनके शरीर पर धूल की परत जमी थी। एक दीपक जल रहा था जिसकी बत्ती 1 गज जल चुकी थी और 1 गज बाकी थी। युवराज को वहां सुकून मिला। वो साधु की सेवा में जुट गया। रोज सुबह झरने से पानी लाता, साधु के हाथ पैर धोता, गुफा की सफाई करता और जंगली फल खाकर गुजारा करता। 1 महीने बाद साधु ने आंखें खोली और युवराज को देखकर बोले, बेटा, तू राजकुमार है, इस साधु की गुफा में तेरा क्या काम? युवराज ने कहा, महाराज, आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ। आप ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों भटक रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरे लिए चिंतित होंगे, लेकिन मेरा मन वापस जाने को नहीं करता। साधु बोले, बेटा, तूने उस लड़की से शादी करके गलती की, लेकिन तूने मेरी सेवा की है। मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा। ये राख ले जा। इसे माथे पर लगाने से तू सबको देख सकेगा, लेकिन कोई तुझे नहीं देख सकेगा। घर जाओ और राधिका के साथ चुपके से चला जा, तुझे उसका सच पता चल जाएगा। साधु ने अपने दीपक की राख दी, जिसे युवराज ने कपड़े में बांध लिया और महल लौट आया। महल पहुंचा तो उसकी हालत खराब थी। कपड़े फटे हुए, पांव में छाले और शरीर कमजोर। राधिका उसी तरह कुर्सी पर बैठी थी। दासी ने युवराज को देखकर खुशी जताई और बताया कि राजा रानी उनकी चिंता कर रहे थे। युवराज ने स्नान किया, नए कपड़े पहने और भरपेट खाना खाया। उसने दासी से पूछा, क्या राधिका मेरे जाने के बाद भी रोज ऐसे ही आती थी? दासी बोली, उसके नियम में कोई बदलाव नहीं आया। युवराज ने कहा, शाम को जब वो जाए मुझे जगा देना। शाम को दासी ने उससे जगाया। युवराज ने नाटक करते हुए कहा, क्यों जगा दिया? मैं तो इतना सुंदर सपना देख रहा था। दासी ने जिद की, बताइए कैसा सपना? युवराज पोया, कल रात मैं सपने में राधिका के साथ गया। वो गाड़ी में बैठी तो मैं भी बैठ गया। गाड़ी हिल रही थी और वो गाड़ीवान को डांट रही थी। धोबी के घर पहुंची तो सीधे ऊपर चली गई। उसका कमरा तो राजमहल से भी शानदार था। सोने चांदी के कालीन, कुर्सियां, सब कुछ शाही। मैं भी वहां बैठ गया। फिर उसने साड़ी उतारी जैसे कोई पुराना कपड़ा हो और नहाने चली गई। मैं भी उसके साथ हमाम में घुस गया। दासी ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, आप भी ना सपने में हमाम तक चले गए? युवराज बोला, अरे ये तो सपना था। फिर उसने नहाना शुरू किया। मैंने भी नहाया। वो 1 कटोरा पानी डालती, मैं 4 डाल लेता। पानी खत्म हो गया तो उसने नौकरानी को डांटा। फिर खाना मंगवाया। आसमान से सोने चांदी की थाल में लजीज पकवान आए, मैंने भी खाया। वो 1 निवाला खाती, मैं 4 निवाले खा लेता। खाना खत्म हो गया तो वो फिर नौकरानी पर बरसी। दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ? युवराज बोला, फिर उसने शाही कपड़े पहने, मोतियों से सजा मेकअप किया और छत पर खड़ी हो गई। वहां से एक उड़न खटोला आया
और वो उस पर बैठकर चांद तारों से ऊपर परियों की दुनिया में चली गई। मैं भी उड़न खटोले के पंख से लटक गया। राधिका अब धीरे धीरे युवराज की ओर मुड़ रही थी। दासी ने पूछा, फिर? युवराज बोला, वहां राजा इंद्र का दरबार सजा था। राधिका वहां की रानी थी। उसने ऐसा नाच किया कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। मैंने तबला संभाला और इतनी शानदार थाप दी कि राजा इंद्र ने उसे रेशमी रुमाल इनाम में दिया। युवराज ने जेब से रुमाल निकाला। राधिका का घूंघट अब पूरी तरह हट चुका था। दासी ने पूछा, ये रुमाल? युवराज बोला, हाँ, पता नहीं मेरी जेब में कैसे आ गया। फिर उसने बताया कि राधिका ने दोबारा नाच किया और राजा इंद्र ने उसे एक अंगूठी दी जो भी उसकी जेब में थी। अंत में राधिका कुर्सी से उठकर युवराज के पास आई और बोली, आप मेरी सच्चाई जान गए। मैं धोबी की बेटी नहीं, परियों की दुनिया की एक अप्सरा हूँ। मेरी कहानी सुनिए। मैं परियों की सबसे सुंदर नर्तकी थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी राजा इंद्र ने मुझे नाचने का हुक्म दिया। गुस्से में मैंने कह दिया कि क्या उनके पास इंसानियत नहीं। इस पर राजा ने मुझे श्राप दिया कि मुझे 1 साल तक धरती पर एक साधारण लड़की बनकर रहना होगा। अगर कोई मेरी सच्चाई जान ले या मुझे छू ले तो मैं कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं जा सकूंगी। मेरी सजा कल खत्म होने वाली थी, लेकिन अब आपने सब जान लिया। अब मैं आपकी हूँ। युवराज ने राधिका को लेकर राजा रानी के पास सारी कहानी सुनाई। जब उन्हें पता चला कि उनकी बहू एक अप्सरा है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने धूमधाम से शादी का उत्सव दोबारा मनाया और खुशियां बांटी। तो दोस्तों, ये थी राजपूताना की एक अनोखी कहानी जो प्यार, रहस्य और जादू से भरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।